हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम मानव स्वास्थ्य और रोगों से संबंधित जितने भी MCQ आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं सभी को कवर करेंगे। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, UPSC, PSC, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम, पुलिस, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है। चाहे वो कोई भी रोग हो, सभी रोगों को अपन कवर करेंगे, जैसे हीमोफीलिया, कैंसर, मधुमेह, वायरस, मोटापा, अल्जाइमर, ब्राउन शुगर, निमोनिया, डिप्थीरिया, टाइफाइड, सभी प्रकार की बीमारियों से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं सभी को कवर करा जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी केवल और केवल अफ्रीकी अमेरिकियों में पाई जाती है? अफ्रीकी अमेरिकियों में पाई जाने वाली बीमारी का क्या नाम है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ट्रिपैनोसोमियासिस। ट्रिपैनोसोमियासिस, इसे आप कह सकते हैं नींद की बीमारी होती है। यह नींद की बीमारी होती है। इसे आप स्लीपिंग सिकनेस के रूप में भी जान सकते हैं। किस नाम से? नींद की बीमारी, ट्रिपैनोसोमियासिस और स्लीपिंग सिकनेस के रूप में भी आप जान सकते हैं। यह बीमारी किससे पैदा होती है? परजीवी पौधे से। परजीवी पौधे से यह बीमारी उत्पन्न होती है। आपको याद रखना है, बीमारी का नाम है ट्रिपैनोसोमियासिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है, चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु। अरस्तु को किसका जनक माना जाता है? अरस्तु, इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। दूसरा, लीवेनहॉक कौन है? यह माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लीवेनहॉक को। और ये एंटोनियो लवाजीरेस को, इन्हें रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, अर्थात चिकित्सा के जनक के रूप में हिप्पोक्रेट्स को जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर संक्रामक रोग सबसे घातक है? कैंसर, मधुमेह, एड्स और मोटापा, यह चारों के चारों गैर संक्रामक रोग हैं। यह संक्रमण से पैदा होते हैं। सबसे ज्यादा घातक कौन सा है? कैंसर। कैंसर में दरअसल होता क्या है, त्वचा अपने आप विस्तृत रूप लेने लगती है, उसे कहते हैं कैंसर। साधारण शब्दों में समझे तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रोगजनक जैविक एजेंट नहीं है? जैविक एजेंट नहीं है। कवक, विकिरण, वायरस या माइक्रोप्लाज्मा जैविक एजेंट नहीं है। तो इनमें से विकिरण जो है वह एक प्रकार का अजैविक या फिर आप कह सकते हैं भौतिक एजेंट है, विकिरण। बाकी कवक, वायरस, माइक्रोप्लाज्मा, यह सभी के सभी जैविक एजेंट के रूप में आप जान सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षयी रोग के रूप में योग्य नहीं है? अर्थात अपक्षयी रोग क्या है? अपक्षयी रोग होता है वंशानुगत। वंशानुगत। तो आपसे कुल मिलाकर पूछा गया है कि वंशानुगत बीमारी कौन सी नहीं है? मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर या अल्जाइमर रोग, इनमें से कौन सी बीमारी जो है वह वंशानुगत नहीं होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मोटापा। उम्र बढ़ने के साथ मोटापा भी अपने आप बढ़ता है। यह एक वंशानुगत बीमारी के रूप में नहीं गिना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? निमोनिया रोग के लिए कौन सा रोगजनक जिम्मेदार है? निमोनिया रोग के लिए किस जनक के कारण निमोनिया रोग होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इन्फ्लुएंजा। इसका पूरा नाम है माइक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा। इसके कारण निमोनिया रोग होता है। निमोनिया रोग को आप कह सकते हैं काली खांसी के रूप में आप जान सकते हैं। काली खांसी, इसे आप कह सकते हैं निमोनिया रोग। ठीक है, समझ में आई बात? किस रोगजनक को जिम्मेदार माना जाता है? माइक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, नाम याद करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम की तैयारी ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, डिप्थीरिया से कौन सा आयु वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है? 10 वर्ष से ऊपर के लोग, 5 वर्ष से कम के लोग, या 21 वर्ष आप कह सकते हैं वयस्क लोग, या फिर 60 वर्ष से ऊपर। डिप्थीरिया रोग से कौन सा आयु वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? डिप्थीरिया रोग के लक्षण क्या होते हैं? अगर आपसे कभी पूछा जाए लक्षण क्या होते हैं? गले में खराश होना, ठंड लगना, उल्टी या सिर दर्द होना, काफी सारी इसके लक्षण माने जा सकते हैं। कौन कौन से? गले में खराश, ठंड लगना, उल्टी, सर दर्द, इस तरह की कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं। डिप्थीरिया रोग 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सबसे ज्यादा होता है।
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है स्मैक या कह सकते हैं ब्राउन शुगर नामक मादक पदार्थ निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। ब्राउन शुगर किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, पत्तियों के द्वारा, फलों के द्वारा, फूलों के द्वारा या लेटेक्स के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लेटेक्स के द्वारा। लेटेक्स के द्वारा सबसे ज्यादा ब्राउन शुगर प्राप्त होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों को टेटनस, काली खांसी, डिप्थीरिया से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। टिटनेस, काली खांसी और डिप्थीरिया से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। डीपीटी जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। डीपीटी वैक्सीन लगाया जाता है टिटनेस, काली खांसी और डिप्थीरिया से बचने के लिए बच्चों के ऊपर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है टाइफाइड रोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन आपको छांटना है। ऑप्शन है टाइफाइड माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। नहीं, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण टाइफाइड नहीं होता। यह ग्राम निगेटिव जीवाणु के कारण होता है। ग्राम निगेटिव जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है। यह ऑप्शन ही आपका गलत था, अर्थात यह प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हालांकि इनको आपको पढ़ना जरूरी होगा। ग्राम निगेटिव जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है। दूसरी बात, संक्रमण, दूषित भोजन और पानी पीने से भी टाइफाइड रोग हो सकता है। लक्षणों में तेजी से बुखार आना, कमजोरी लगना, कब्ज और भूख का ना लगना, यह सभी लक्षण इसमें शामिल होते हैं। टाइफाइड के गंभीर मामलों में आंतों में छेद हो सकता है और मृत्यु हो सकती है। आपको बताना है आंतों में छेद होने को और क्या कहा जा सकता है। म्यूकोसा कहा जाता है। म्यूकोसा कहा जाता है आंतों में छेद हो जाने को। क्या कहा जाता है, म्यूकोसा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, टाइफाइड बुखार की उपस्थिति की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है कि पता चले कि टाइफाइड है। पैप स्पीयर टेस्ट, यह क्यों किया जाता है। स्पीयर टेस्ट यह सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए, सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, स्पीयर टेस्ट। टूर्निकेट परीक्षण क्यों किया जाता है, यह डेंगू और बुखार का पता लगाने के लिए किया जाता है। डेंगू और बुखार का पता लगाने के लिए। विडॉल टेस्ट यह टाइफाइड और बुखार की पुष्टि के लिए किया जाता है। और स्किक टेस्ट यह डिप्थीरिया की पुष्टि के लिए किया जाता है। डिप्थीरिया की पुष्टि के लिए किया जाता है स्किक टेस्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है। इस प्रश्न का आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, जैसा कि हर वीडियो में आप देते हैं। इससे आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इसका उत्तर मैं खुद बताऊंगा। आंतों में छेद होना किस रोग की विशेषता है। मैंने पहले भी आपको बताया। उस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, टाइफाइड, आंत्र ज्वर। आंत्र ज्वर को क्या कहा जाता है, टाइफाइड। आंतों में छेद को क्या बोला जाता है, म्यूकस। मैंने आपको बताया म्यूकस कहा जाता है, म्यूकस, आंतों में छेद होने को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति दूषित मिट्टी में नंगे पैर चलता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कृमि उनके पैर में त्वचा के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर सकता है। बताना है कि कौन सा जो पदार्थ होगा वह त्वचा के अंदर प्रवेश कर सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एंकिलोस्टोमा। एंकिलोस्टोमा क्या होता है, इसे आप गूगल में सर्च मारिए और पता करिए कि क्या होता है। यह बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु होता है। इसके बारे में आप डिटेल से जानिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है फाइलेरिया, इस बीमारी को एलिफेंटियासिस के नाम से क्यों जाना जाता है, क्या कारण है। कारण में पहला ऑप्शन आपके सामने है कि इस रोग से हाथी प्रभावित हो जाते हैं, फाइलेरिया से, या तो फिर दांतों का अधिक बढ़ना, या तो पैरों का अधिक बढ़ना, या तो रोगी हाथी जैसे दिखाई देने लगना। क्यों इसे एलिफेंटियासिस के रूप में जाना जाता है, फाइलेरिया नामक बीमारी को। फाइलेरिया नामक बीमारी क्या होती है, इससे कोई एक अंग काफी ज्यादा तेज गति से बढ़ जाता है। जैसे पैरों का अत्यधिक बढ़ना, पैरों का कोई एक अंग, पूरा शरीर नहीं, कोई एक अंग। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत छोटा है लेकिन उसका पैर बहुत ज्यादा बड़ा है, हाथ बहुत ज्यादा बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ हाथ बड़ा है, कान बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, वो आपने देखा होगा। ठीक है, पुरुषों में प्रमुख रूप से जननांग का बहुत ज्यादा बढ़ जाना फाइलेरिया नामक बीमारी का एक उदाहरण है। महिलाओं में उनके स्तन का बहुत ज्यादा बड़ा आकार हो जाना, ग्रंथियों में सूजन आप कह सकते हैं, फाइलेरिया नामक बीमारी का प्रमुख लक्षण है, ग्रंथियों में सूजन आ जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा।